अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ फर्दर हमें बात करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारे पास होगा अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो इससे हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहता है या तो हेड आता है या तो टेल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टू ही पॉसिबिलिटीज आती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आती है नंबर ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये आपसे पूछता है कि कितने नंबर्स है, कितने आउटकम आएंगे। तो हमारे पास आउटकम आएंगे 2, टोटल आउटकम हमारे पास 2 है। अच्छा, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं और इनके अंदर ये जो एंट्रीज है इनको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर है 2 कॉइन। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स होंगे तो क्या बनेगा। अब आप जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 2 कॉइन होंगे तो हो सकता है फर्स्ट एच हो, फर्स्ट टेल हो, लास्ट टेल हो। अब आप कहेंगे सर ये कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, कैसे समझ आएगा आप इसको, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये हो जाएगा हमारे पास पॉसिबल आउटकम। अब फर्स्ट कॉइन को मैंने रेड और सेकंड को मैंने ग्रीन से शो किए। फर्स्ट को रेड और सेकंड को मैंने ग्रीन से शो किए। जब इस तरह किए तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन थी आपके पास। अब जब 2 कॉइन्स की बात हो तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि 2 कॉइन्स को आप एक दफ़ा जो है वो थ्रो कर रहे हैं, या एक कॉइन को 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, एक ही बात होगी। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे हेड आए, सेकंड टाइम टेल आए, ये पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड टाइम टेल आए, फर्स्ट टाइम टेल आए, सेकंड टाइम हेड आए, फर्स्ट टाइम टेल आए, सेकंड टाइम भी टेल आए। इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। आपकी नज़र में कोई पॉसिबिलिटी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। NH यहाँ पे बनेगा 4। इसी तरह से अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है तो ये होता है 3 कॉइन्स का। अब सैंपल स्पेस आपने बनाना होगा H, H और H, यानी तीनों पे हेड आए, ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फर्स्ट 2 पे हेड आए और थर्ड पे टेल आए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे टेल आए और थर्ड पे फिर दोबारा हेड आ जाए। और लास्ट पॉसिबिलिटी जो H के हिसाब से बनेगी वो बनेगी हेड, टेल और टेल। फिर हमारे पास आएगा टेल फर्स्ट पे, हेड और हेड, क्योंकि 4 टाइम जो है ना वो हेड पहले आएगा और 4 टाइम टेल पहले आएगा। अब टेल, हेड, टेल, 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 हेड और फिर लास्ट में टेल, टेल और टेल। अब आप गौर से देखें तो ये जो आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये HH ये लिखा हुआ है, HT ये लिखा हुआ है, TH ये लिखा हुआ है और TT ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्हीं 2 के अगर बैक पे अगर हम सब में HH लगा देंगे तो फर्स्ट ये 4 बन जाएंगे, और इन्हीं के बैक पे अगर हम TT लगा देंगे तो लास्ट 4 भी पॉसिबल जो बेस है वो आपके पास आ जाएंगे। अब इससे आप कहेंगे NS, ये आप कहेंगे 8। अब इसका फार्मूला क्या होता है, क्या हम बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा पॉसिबल आउटकम क्या आने वाले। तो हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ
साइड्स की पावर नंबर ऑफ टाइम। अब ये फॉर्मूला है। अब देखें, आपको पता है कि अगर क्वाइन है तो क्वाइन की कितनी साइड्स होती है? क्वाइन की 2 साइड्स होती है। जब आपने यहाँ पे लिखा होगा तो 2, और इसकी जो पावर है कितनी दफ़ा आप कर रहे हो? एक दफ़ा। एक दफ़ा क्वाइन का मतलब एक दफ़ा टॉस किया, तो ये हो जाएगा 2। 2 क्वाइंस में साइड 2 थी, लेकिन 2 टाइम किया हमने तो 2 की पावर 2 4 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 3, क्योंकि 2 साइड थी और 3 टाइम किया तो 8 हो गई। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कहे कि आपको 20 टाइम हम टॉस करेंगे तो बताओ कितनी पॉसिबल आउटकम आएंगे, तो आप सिंपल 2 की पावर 20 सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3। फिर इनसे रिलेटेड आपके पास ट्री डायग्राम है, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी ट्री डायग्राम बनाएं, पेपर में अक्सर ट्री डायग्राम भी आती है, तो ट्री डायग्राम में आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो ये हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आए और सेकंड पे टेल आए। अच्छा, फिर फर्दर आपके पास जब ये आगे जाएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे और यही दोबारा करेंगे कि फर्स्ट पे हेड आए और सेकंड पे टेल आए। और फिर फर्दर आप ये करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, ये भी यहाँ से आगे जाएगा, तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि फर्स्ट पे हेड आएगा और सेकंड पे टेल आएगा। और अगर आप इसके बाद इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे 3 टाइम की तरफ, तो ये हो जाएगा आपके पास, हर किसी से 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो फर्स्ट पे हम हेड 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 और देन हेड लिखेंगे, और लास्ट वाले पे हम लिखेंगे टेल, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी टेल की आ सकती है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3 क्वाइंस के बारे में, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और देन थर्ड 3 टाइम हमने टॉस किए, तो आपके सामने एच 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 कैसे आएगा? एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी एच टी टी। तो इस तरह से ये आ रहा होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसे आप कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कहेंगे हम। तो ये हमारे पेपर के अंदर आती है, तो हम इसको मिसिंग वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। पेपर में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि मिसिंग वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन 2 प्लेसेस के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ और आपसे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ लिखा हुआ है वाई, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो आपको देखना होगा कि एच तो आ गया, एच के बाद ये फिर आएगा टी, तो एक्स की वैल्यू टी हो जाएगी, और इस एच के बाद यहाँ पर मिसिंग वैल्यू एच होती है, नीचे टी इसकी बनी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे एच होगा। एक्स की वैल्यू टी और वाई की वैल्यू एच हो जाएगी। जी स्टूडेंट, फिर हमारे पास ये कंडीशन भी आ सकती है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास डाइस की बात आ जाए। डाइस में आपको पता है कि इसको हम लूडो में यूज़ करते हैं छक्के को। तो ये जो है हमारे पास इसकी 6 साइडें होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और देन इसके बैक पे 6 होगा, जो 1 के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, तो इसे हम कहेंगे सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 और 6। टोटल हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की पॉसिबिलिटी रहती है। जब भी हम डाई को रोल करेंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। अब एन एस अगर हम इसका देखेंगे तो ये बन जाएगा 6। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर
5 की अगर आप बात करें, ये एक्सपेरिमेंट होगा 2 डाइस के बारे में, जिसे आप कहते हैं डाई, 2 डाई। तो सैंपल स्पेस जब इसका बनाएंगे तो हो सकता है, जब आप कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो एक से नहीं बल्कि 2 डाई से खेल रहे होते हैं, और जब वो अपने डाइस को थ्रो करेंगे तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी। जी स्टूडेंट, जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। 1 1 आ सकते हैं, 1 2 आ सकते हैं, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो सकता है कि एक डाई पे 1 आए, दूसरे डाई पे 1 आए। ये भी हो सकता है एक डाई पे 1 आए, दूसरे डाई पे 2 आए। ये भी हो सकता है फर्स्ट डाई पे 1 आए, सेकंड में 3 आए। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो आपको लिखनी है। और आप कहेंगे अभी सर तो बहुत सारी कंडीशन आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। 2 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, 2 3 आ सकते हैं, 2 4 आ सकते हैं, 2 5 आ सकते हैं, 2 6 आ जाएगा। हो सकता है 3 1 हो सकता है 3 2 हो, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। आपका टाइम में जाने के लिए इसको जल्दी से लिखिए। आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और देन 36। टोटल एन एस बनता है आपके पास बेटा 36 वेज बनते हैं। टोटल 36 पॉसिबल आउटकम होते हैं। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आपके माइंड में तो आप देख लें कौन सा नंबर है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। अब पेपर में एमसीक्यूज किस तरह से या सीआरक्यू किस तरह से आते हैं, देखो आपको होता है या तो सम 5 हो, ये डॉट्स का सम 5 हो। अब देखिए 1 + 4 ये 5 बन रहा है, 2 + 3 ये 5 बन रहा है, 4 + 1 ये 5 बन रहा है। तो हमने 5 वाली वैल्यूज ढूंढ ली और कितने नंबर्स 5 बन रहे वो हमने निकाल रहे। तो पेपर पे जो आगे क्वेश्चन आएंगे हो सकता है मैं इस तरह से पूरा ना लिख पाऊँ, लेकिन आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। इसके ऊपर मैं फर्दर क्वेश्चंस बनाऊंगा। अच्छा, नंबर ऑफ साइड की मैंने आपसे बात की थी कि कितनी वेज बनेगी, तो मैंने कहा था नंबर ऑफ साइड तो इसकी 6 साइडेड होती है। 1 टाइम किए तो 6 आंसर आ गया, ये 6 लिखा हुआ है। इसमें 6 साइड होती है और 2 टाइम करेंगे तो 36। इसी तरह से आप देख लें अगर 3 टाइम करेंगे तो 216, क्योंकि 6 की पावर 3 होती है 216। तो 216 वेज तक हमें जाना पड़ेगा। हो सकता है एक्सपेरिमेंट आपके पास आ जाए, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। तो लाजमी नहीं है कि कॉइन और डाइज अलग अलग होंगे। हो सकता है कि आ कॉइन एंड डाई वो भी आप समझो 1 ही कर लो। तो सैंपल स्पेस में हो सकता है H1 हो जाए, H2 हो जाए, H3 हो जाए, H4 हो जाए, H5 हो जाए और H6 हो जाए। अब इनका मतलब आप समझ रहे होंगे। जो बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे वो मैं उनको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है बेटा जब आप कॉइन को टॉस करें और डाइस को उसके साथ थ्रो करें तो हो सकता है H आ जाए और 1 आ जाए, हो सकता है H आ जाए और 2 आ जाए, क्योंकि कॉइन पे H भी आ सकता है और टेल भी। तो H के साथ 6 लिखेंगे और T1 to T6 लिखेंगे, क्योंकि टेल में भी सारी पॉसिबल कंडीशन आ सकती हैं। अब हम चलते हैं, जो फार्मूला है वो क्या है। वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है NA डिवाइड बाय NS। NA क्या है सर जी? अब NA कर लो, NB कर लो, NC कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इवेंट जिस तरह से होंगे हम वो लिखेंगे। आपके पास जो नंबर ऑफ आउट्स कम इन A
और एस का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी आउटकम इन सैंपल स्पेस। अब आपके पास जो आपका क्वेश्चन होगा उसकी चांसेस देखने होंगे, उसके ऊपर उसको निकालना होगा। अब प्रोबेबिलिटी के लिए याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो आप इसको पी ऑफ ए भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, किसी प्रोबेबिलिटी में चांस 2 नहीं आ सकता, और मिनिमम जो हो सकता है वो 0 हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा वेन प्रोबेबिलिटी लिखा होता है, कभी कभी उसमें मैच के अंदर लिखा होता है कौन सी टीम कितने परसेंट विनिंग कर के चांसेस है, 78% विनिंग, 26% दूसरी टीम का, फिर 2% आई थिंक उसमें 20% अगर हम कर लेते हैं तो 2% हमारे पास आ जाएगा ड्रॉ कर। तो ये इस तरह से बना होता है, ये चांसेस की बात है। अब उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इसको 100% कर लो, इसको 0 कर लो, लेकिन इसको 0 और 1 से दरमियान में रखें। तो उसकी क्या वजह, बेसिकली इसकी लॉजिक क्या है, ये 1 से बड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि सैंपल स्पेस में आपने सारी वैल्यूज लिखी होती है जो भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करें, उसके पॉसिबल आउटकम है 30, तो ऊपर वाला आंसर हमेशा 30 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप उसी इवेंट में से कुछ सिलेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ चूज कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा या तो छोटा होगा या मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा। बहरहाल अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन आ सकती है। कभी कभी हमें जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पी एस जो होगी फॉर एग्जांपल, या पी ए जो होगी, वो आपके पास जो होगी वो 100% होगी, इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, इससे आप कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर टॉस करेंगे हेड या टेल में से, या हेड आएगा या टेल आएगा, अब मैंने दोनों बातें सिलेक्ट कर ली जो आ सकती थी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 100% विनिंग आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाए, इससे आप बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा उसमें आपने मतलब ऐसी सिलेक्शन कर ली जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि आप डाई को रोल करोगे तो 10 आएगा, तो 10 डाई के अंदर कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब है कि आपने ऐसा इवेंट ले लिया जो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिया। अ 6 साइडेड डाई इज टॉस्ड ओनली वंस। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो वंस की है, कि एक दफा हमने उसको डाई को रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 4 और नंबर 9 मल्टीपल ऑफ 3? ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस के बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो, आपके पास 6 साइडेड डाई है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, और एक दफा हम कर रहे हैं तो उसका एन एस बन जाएगा 6। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एन ऑड नंबर, इवन ए हमारे पास होगा ऑड नंबर का। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इवन ए ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में हमारे पास इसमें क्या क्या ऑड नंबर है? 1 है, 3 है और 5 है। ये आपके पास 3 ही ऑड नंबर है, इसके अलावा कोई और ऑड नंबर नहीं है। तो एन ए आपके पास हो जाएगा 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ए डिवाइड बाय एन एस, एन ए डिवाइड बाय एन एस, यानी 3/6 कैंसिल करेंगे 1/2। चार्ज जो है फॉर एग्जाम्पल 50% हो गया। तो ये 3 इवन नंबर है ना, 2, 4, 6, या इवन आएगा या ऑड आएगा। तो इवन के भी चांस 50% है और ऑड के भी चांस 50%, यानी 1/2। इसी तरह से इवन 2 अगर हम सिलेक्ट करते हैं, वो कह रहे हैं लेस देन 4। लेस देन 4 में क्या क्या आ सकते हैं? आप इवन बी लेंगे, जगह कम है तो इसलिए मैं इवन बी डायरेक्ट ले रहा हूँ। लेस देन 4 का मतलब क्या है? 1,
2 3, इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो कह रहे हैं 4 से छोटे, तो 1 2 और 3, तो इसका एन बी आ जाएगा बेटा आपके पास 3, और सेम आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी एन बी डिवाइड बाई एन एस, यानी 3/6 मतलब 1/2। फिर आपके पास जो तीसरा पार्ट है वो है नंबर 9 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप बताएं नंबर 9 तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो इस ऐसी एग्जांपल ले लीजिए जो पॉसिबल नहीं है, तो एन सी आपके पास हो जाएगा, एन सी आपके पास हो जाएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालनी है आपको, एन सी डिवाइड बाई एन एस, 0 डिवाइड बाई 6 मतलब 0। इसी तरह से आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीपल ऑफ 3, तो डी आप ले लेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 में आपके पास आ रहा है 3 and 6, क्योंकि 3 के मल्टीपल या तो 3 होता है या तो 6 होता है, तो यहाँ पे आप कहेंगे एन डी जो है वो 2, 2 नंबर्स है हमारे पास, इसमें 3 नंबर थे, जितने नंबर्स होते हैं हम वही लिखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालने के लिए 2/6 कैंसिल होके 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस, 2 heads, at least 2 heads, at most 2 tail, नो हेड। अब डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा 3 कॉइन्स का, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी एच, टी टी और टी। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गया। हमारे पास जो 3 कॉइन्स अगर हम टॉस करते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। फिर हमने अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि एन एस क्या है। एन एस है 8, टोटल 8 सैम्पल पॉइंट्स है। अब पहला जो क्वेश्चन था वो ये था, सेम फेसेस। सेम फेसेस में हमने देखना है इनमें से कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके सेम फेसेस हैं। तो इवेंट ए हम ले लेते हैं, लेट करते हैं खुद से। अगर कोई बच्चे इवेंट बी लेना चाहें इसको तो आप ले सकते हैं, इवेंट सी भी ले सकते हैं, इवेंट डी भी ले सकते हैं। तो सेम फेसेस में हमारे पास आ जाएगा एच एच एच, टी टी और टी, ये सारे सेम फेसेस हैं। ये एच 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 आएगा या टी 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 आएगा। तो एन ए हमारे पास हो जाएगा बेटा 2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास मेथड होगा एन ए डिवाइड बाई एन एस, 2 डिवाइड बाई 8 कैंसिल होके 1/4। इसी तरह से इसमें सेकंड पार्ट है 2 हेड्स। अब इवन बी आप लेंगे 2 हेड के लिए, तो 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं, एच एच टी। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ भी एच 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 में भी 2 हेड तो है, लेकिन 2 हेड्स का मतलब ये हो जाएगा एग्जैक्टली 2 हेड्स। क्वेश्चन में जब एग्जैक्टली का वर्ड हो या ना हो, दोनों कंडीशन में आपको एग्जैक्टली का वर्ड समझना है इसको। जब उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट की होगी या एट मोस्ट की होगी तो क्वेश्चन में वो आपको अलग से नज़र आएगा। तो आपके पास एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, ये भी पॉसिबिलिटी है, और टी एच एच, ये 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे पास 2 हेड्स हमें नज़र आते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एन बी हम देखेंगे वो 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम चेक करेंगे एन बी डिवाइड बाई एन एस, और वो हो जाएगी 3/8। इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जी स्टूडेंट, अब जो इस पर नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके पास एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम आपको 2 हेड्स की रिक्वायरमेंट है।
अब 2 से ऊपर हो मसला नहीं है, लेकिन 2 कम से कम होने चाहिए। 2 होंगे या 2 से ऊपर, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं हेड जो है वो नंबर ऑफ हेड जो होंगे वो 2 से ऊपर होंगे, जिसका मतलब इवेंट सी हम लेंगे एच एच एच, 3 एच है, 2 से ऊपर है, इस कंडीशन में आ रहे, या कम से कम 2 हेड, इसमें 2 हेड है कम से कम, ये भी इस कंडीशन में आ रहा है, इसमें भी एच में 2 हेड है कम से कम, इस कंडीशन में आ जाएगा। इसमें एक हेड है तो एटलीस्ट 2 हेड वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती, एच में अप्लाई हो सकती है, फिर टी में अप्लाई नहीं हो सकती, एच में भी अप्लाई नहीं हो सकती, और टी में भी अप्लाई नहीं हो सकेगी। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4, एन सी इक्वल टू 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए हम लिखेंगे 4/8, कैंसिल होकर 1/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है वो है एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट टू टेल का मतलब है मैक्सिमम 2 टेल होनी चाहिए। अब ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है। एटमोस्ट 2 टेल के अंदर 2 टेल भी आएंगी, 1 टेल भी आएगी और 0 टेल भी आएगी। अब जब बच्चों से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो अब रिवर्स से आप स्टार्ट कर लो। एटमोस्ट 2 टेल यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 टेल से ऊपर बात जा रही है। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 टेल होने चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर TTH लिखा हुआ है, यहाँ से हम जब स्टार्ट करते हैं HTTT के अंदर तो यहाँ पे 3 टेल बन रहे हैं। यहाँ पे एटमोस्ट 2 टेल में TTH आप लिख सकते हैं, 2 टेल। यहाँ भी THT में 2 टेल बन रहे हैं, THH में 2 टेल नहीं बनेंगे। यहाँ पे कम से कम 2 टेल है, एटमोस्ट 2 टेल वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है। तो अब इसमें मिस्टेक क्या है, जब बच्चे 2 को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाली बच्चे से मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। असल में प्रॉब्लम ये है, TTH में क्वेश्चन हमारे पास है एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट 2 टेल में 2 टेल होंगे, 1 हो सकते हैं और 0 हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टेल से ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं आ सकती। यहाँ पे 2 टेल से ठीक है। अब ये वाले जब बच्चा इग्नोर कर जाता है तो ये असल में मिस्टेक है। आपको ये भी लिखना होगा, क्यों यहाँ पर 1 टेल आ रही है, कम से कम 1 टेल आ रही है। फिर यहाँ पर टी भी आ सकता है, HH भी आ सकता है, H और T भी आ सकता है, और यहाँ तक के H और H भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके पास जब एटमोस्ट 2 टेल की बात हो रही है तो आपके पास 2 टेल, 1 टेल और 0 टेल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जहन में ये वाली कन्फ्यूजन होती है कि वो HH को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि 0 टेल कैसे पॉसिबल है। तो एटमोस्ट के अंदर ये कंडीशन आती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 7/8। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था नो हेड। नो हेड के अंदर हेड नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन एक ही होती है जिसमें सारे टेल होते हैं, और इवेंट आप इसको ई लिख सकते हैं, टी और टी। इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो 1/8 इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है बोथ आर रेड एंड सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 1 रेड एंड 1 ग्रीन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें NS फाइंड करना है। बहुत सिंपली आपको बता दूंगा कि NS आपको जब फाइंड करना हो तो आपको ये देखना होगा टोटल कितनी बाल्स है।
तो आपके पास जो बॉल्स हैं वो है 6 + 4 10, तो 10 बॉल्स टोटल होगी। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बॉल्स और बैग कंटेनिंग ये सब वर्ड्स आपके सामने आ रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा कम्बिनेशन यूज़ करना है, क्योंकि एक तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि आपके पास कितनी बॉल्स को ड्रॉन करना है वो आर होता है। तो सिलेक्ट किया 10C2 को, जब हम 10C2 लिखेंगे तो कम्बिनेशन प्रेस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 45। टोटल आपके पास NS आ गया 45। अब फर्स्ट पार्ट में जब आप जाते हैं तो लिखा हुआ है बोथ आर रेड, हालांकि रेड बॉल्स हैं 6। तो हमारे पास होगा NA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NA निकालने के लिए हम लिखेंगे 6C2। हालांकि 6C2 करने से हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि बेहतर ये है कि आप इसे 4C0 भी साथ लिख दें, और वो भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब सर ये क्यों लिखा आपने? 6 में से 2 रेड तो आ जाएंगी, लेकिन 4 में से 0 ग्रीन आएंगी। तो ये बात इसलिए कि ऊपर वाला सम 10 होना चाहिए जो टोटल था, और नीचे वाला सम 2 होना चाहिए जो नीचे लिखा हुआ था। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास जब 6C2 करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा आई थिंक वो आएगा 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको 15/45 जब आप जाएंगे NA/NS, तो आंसर आ जाएगा 1/3। लेकिन पार्ट नंबर 2 जब आप करेंगे तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 रेड एंड 1 ग्रीन। तो इसका NB निकालने के लिए 6 में से आप 1 सेलेक्ट करेंगे रेड को, और 4 में से 1 ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे, तो 6C1 आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4C1 4, तो आंसर आ गया 24। तो प्रोबेबिलिटी आप बी निकालने के लिए 24/45 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 3 15 जा, तो 8/15 इसका आंसर आ गया। तो ये बात आपके लिए आसान आई थिंक होगी कि जब भी जितनी भी बॉल्स ड्रॉन करनी हो वो आपके पास नीचे आएगा। टोटल आपने यहाँ से बॉल्स देख लेनी है तो उससे NS आ जाएगा, फिर आप इसी हिसाब से क्वेश्चन करें। अब हम कार्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि हम कार्ड के क्वेश्चंस करने से पहले कार्ड के जो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ 13 ऑफ ईच सूट क्लब्स डायमंड हार्ट एंड स्पेड। आपके पास जो 13 क्लब होंगे, 13 डायमंड होंगे, 13 हार्ट होंगे एंड 13 जो है वो स्पेड होंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है 52 प्लेइंग कार्ड में से 26 आपके पास ब्लैक होंगे और 26 आपके पास रेड होंगे। इसके अलावा एस आपके पास 4 होते हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक कार्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं, फिर जैक भी 4, फिर क्वीन भी 4, फिर किंग भी 4। तो हर कार्ड आपके पास 4 टाइम होता है, 2 टाइम वो ब्लैक और 2 टाइम वो रेड हो जाता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन होगा जी स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया कार्ड के बारे में। तो हमारे पास जो वेल शफल कार्ड होते हैं तो उसमें 52 कार्ड्स की बात की जाती है। तो अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इनकी स्टेटमेंट में कुछ कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि लिखा होता है वेल शफल कार्ड, या इस तरह की कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है। तो आप उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल ये देखना है कि कितने कार्ड सेलेक्ट किए या रैंडमली कितने कार्ड को हमने पिकअप किया, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बाद क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ किंग ब्लैक और फेस कार्ड। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा इसका सैम्पल स्पेस, इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास आएगा NS 52C। कितने कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 कार्ड। कभी कभार लिखा होता है 2 कार्ड सिलेक्टेड या 3 कार्ड सेलेक्ट। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो 52C1 से 52 आ जाएगा, ये आपके पास NS है।
तो NS निकालने के बाद आपको ये देखना होगा कि फर्दर हम लोगों को क्या फाइंड करना है। पहला पार्ट है किंग। किंग हमारे पास जो होते हैं आपको पता है, अभी डिस्कस किया हमने, किंग हमारे पास होते हैं 4। तो NA आप करेंगे 4C1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/52, तो हमारा आंसर कैंसिल होकर आ जाएगा 1/13। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहे ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड आप कैसे फाइंड करते हो। ब्लैक कार्ड आपके पास अभी डिस्कस किया था कि टोटल हमारे पास 52 कार्ड में से 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसका अगर आप NB निकालना चाह रहे हैं तो NB आ जाएगा 26C1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 26/52, कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। और फेस कार्ड में आपको ये बात याद रखनी है कि फेस कार्ड में आपके पास 12 ऐसे कार्ड होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं, जिनमें किंग, क्वीन और जैक होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालने के लिए NC निकालना पड़ेगा। 12C1 12 आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 12/52, 4 3 और 4 1 4, 4 3 12। तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया जी स्टूडेंट। अब हमारे पास जो टॉपिक आ गया वह है काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन जो होगा हमेशा से ऐसा नहीं होगा जैसे हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डिफरेंट इवेंट्स भी हैं। उनमें जो पहला इवेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, और वो थोड़ा सा फ़र्क जो होता है इनको दो टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करता है। इसी तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में से भी थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है, और वो इन दोनों को डिफरेंस कर रहा होता है एक दूसरे के हिसाब से। तो इस सबसे पहले हम लोग इन दोनों के इवेंट्स के बारे में इतना देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन हो जिस क्वेश्चन के फ्लो में, यानी क्वेश्चन कंटिन्यू में, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 11 एंड सम ऑफ डाइज जो है वो 4। अब ये जो और का वर्ड है वो एक फ्लो के अंदर चलता हुआ है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड तो की है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। लेकिन अब एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब वो दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे तो या तो उनके दरमियान में और यूज़ होगा या तो यूज़ होगा एंड। अगर और यूज़ होगा तो फिर क्या करना है, और एंड यूज़ होगा तो फिर क्या करना है। जब भी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आएगा तो हमारे पास इन और एंड में डिफरेंस करने का मेथड क्या है कि अगर हमारे पास दो इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हम कहेंगे A∩B इक्वल टू नल सेट, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो नल सेट के इक्वल हो जाता है ना जब कॉमन नहीं होता। तो जब कॉमन होता है तो वो नंबर आ जाता है, तो जब कॉमन ही कुछ नहीं है तो इक्वल टू नल सेट आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और जब कॉमन होगा यानी A∩B नॉट इक्वल टू नल सेट, तो फिर हमारे पास हो जाएगा बेटा नॉट म्यूचुअली। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर एंड का वर्ड होगा और इसमें ऐसी कंडीशन नहीं हो रही होती। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये जो यूनियन है वो और को शो कर रहा है। इसका सिंपल आंसर निकालने के प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। लेकिन नॉट म्यूचुअली में यही चीज़ हम फाइंड करते हैं PA यूनियन B, लेकिन इससे फ़र्क ये होता है PA प्लस PB करने के बाद जो इन दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है दरमियान में, हमें उसको माइनस करना होगा, यानी PA∩B को माइनस करना होगा। इसी तरह इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है PA∩B,
इसमें इंटरसेक्शन आता है जो एन को शो करता है, और यहाँ पे होगा पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट इवेंट के अंदर सेम फार्मूला एक तरह से हम यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, और वो इस तरह से होगा बी अपॉन ए। ये इसको हम अपॉन डिफरेंट तरीके से लिखने के लिए लिख रहे होते हैं। वैसे सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मतलब है कि जो बी इवेंट है यानी सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर सेकंड जो इवेंट होगा वो फर्स्ट इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो अब इनमें क्या क्या एग्जांपल से थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डाई इज टॉस्ड ओनली वंस। एक डाई को हमने टॉस किया ओनली वंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द डाई इज इवन और ओड। अब अभी तक के जो क्वेश्चन में हम इनको पार्ट्स में इस तरह से सॉल्व कर रहे थे, यानी बहुत सारे पार्ट्स थे लेकिन अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन बने हुए थे। अब आप इसमें और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखें कि एक ही क्वेश्चन के फ्लो में और का वर्ड आ गया। ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी स्टेटमेंट के अंदर बहुत दफ़ा हम लोग और का वर्ड यूज़ करते हैं कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो ये जो और का वर्ड है अगर एक स्टेटमेंट के अंदर आ जाए तो आपकी जो बात जो आपने बोली होती है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं अगर उसमें कुछ कॉमन हो तो। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है, और सिर्फ दो बातें हो सकती है, या म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली। अब दोनों में क्या है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि वन टाइम डाई को रोल कर रहे हैं आप, तो इसका एनएस आ जाएगा आपके पास 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, उससे पहले आप लोग इवन ए की बात करेंगे। इवन ए आपको कहता है इवन नंबर। इवन नंबर इनमें कौन कौन से हैं? तो आप इवन नंबर ए उठाएंगे, और ए इवन नंबर में आप उठाएंगे 2 4 और 6। जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होते हैं। तो आपने क्या कर लिया, एन ए 3 आ जाएगा। तो अब आप इवन बी की जब बात करेंगे, इवन बी, तो बी इवेंट हमारे पास है ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास हो जाएंगे 1 3 और 5। 1 2 1 3 5 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। अब आपके पास एन बी आपके पास आ गया 3। एन बी आपके पास आ जाएगा बेटा 3। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। आप देखें 2 4 6 और 1 3 5 में क्या चीज़ कॉमन है, तो बिल्कुल आपको सही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट। और जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं इसका मतलब है ये म्यूचुअली इवेंट हो जाएगा। और जैसे ये म्यूचुअली इवेंट हो जाएगा उसका फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल नहीं है। पी ए का जो आंसर है, पी ए का एन ए क्या था 3 डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 6, और पी बी 3 अपॉन 6। तो ये आंसर आ जाएगा 6 3 प्लस 3 6 अपॉन 6 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1। तो आपकी जो चांसेस हैं वो 100% हो जाएंगे, क्योंकि एक डाई को रोल करने पे या तो ऑड नंबर आ रहे होते हैं या इवन नंबर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ज़रा सा चेंज करने से ये नॉट म्यूचुअली कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। जी स्टूडेंट, अब ये इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। सेम सारा क्वेश्चन लिखा है, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट चेंज किए, और वो ये चेंज किए इज इवन नंबर और लेस देन 4। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑड नंबर। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट को चेंज किया
तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे वो ज़रा देखेंगे। पहला पार्ट तो वैसे ही होगा, इवन ए इवन नंबर 2 4 6। पार्ट बी में चेंज ये होगा, लेस देन जब 4 की बात हो रही है तो 4 से लेस कौन कौन से नंबर है, 1 2 3। लेस देन 4 हमारे पास जो नंबर हैं वो है 1 2 3। कुछ बच्चे मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि इसमें 4 भी लिख लेते हैं। लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटा। अब जब 4 से छोटी वैल्यूज़ हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है तो 1 2 3 होगा। अब हम ये कर रहे होंगे कि इवन बी में जो एन बी है वो हम लिख देंगे 3। यहाँ तक भी सेम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि हम देखेंगे कुछ ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ऐसा नंबर है जो दोनों में, इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में। वो कौन सा नंबर है? बिल्कुल सही बात आपने समझ ली कि वो नंबर है 2। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी 2 है, तो आपका ये क्वेश्चन म्यूचुअली से ख़त्म होकर नॉट म्यूचुअली में चला जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू नल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू नल सेट। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? वो आ गया 1, क्योंकि एक ही नंबर है जो कॉमन है। तो ये नॉट म्यूचुअली है, और नॉट म्यूचुअली का हमारे पास जो फार्मूला है वो है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मतलब हो जाएगा, ए इवन में 2 4 6 लिखा हुआ है, 3 नंबर्स हैं, डिवाइड बाय 6, टोटल इसके 6, प्लस पी बी हमारे पास आ रहा है 1 2 3/6। लेकिन हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 नंबर ऐसा था जो कॉमन था, वो क्या था? 2। तो 1/6। तो आपने क्या करना होगा? 6 3 + 3 - 1 मतलब 5/6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि और के वक्त हमारे पास 2 कंडीशंस पॉसिबल होती हैं, या तो म्यूचुअली या तो नॉट म्यूचुअली। अब आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपको कुछ कॉमन नज़र आ जाए तो नॉट म्यूचुअली, अगर आपको कुछ भी कॉमन नज़र ना आए तो फिर वो म्यूचुअली हो जाता है। अब हम डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट की एग्जांपल्स को करते हैं। जी स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है वो है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1। अब जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है 1 by 1। ये वर्ड आपको इससे पहले नज़र नहीं आया। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड। इसका मसला नहीं है, मसला लिखा हुआ है इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड। ये इम्पोर्टेंट की वर्ड है जो आपको ये बता रहे होते हैं कि ये डिपेंडेंट होगा या इनडिपेंडेंट होगा। अब याद रखिएगा, क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको फर्स्टली सेकेंडली इस तरह के वर्ड नज़र आए तो आप कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट का केस होगा। दूसरी बात, इसमें बोथ का वर्ड है। बोथ का वर्ड इंटरसेक्शन को शो करता है, एंड को शो करता है। डायरेक्टली एंड का वर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट का क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस्ड। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। जब उस कार्ड को सिलेक्ट किया, वो देखा कौन सा कार्ड है, डायमंड है, देन उसको वापस से आपने रिप्लेस कर दिया 52 कार्ड्स के अंदर, और दोबारा से उनको शफल किया और दोबारा आपने डायमंड को सिलेक्ट किया। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आप रिप्लेस का वर्ड हो तो आप समझ जाइएगा कि ये इनडिपेंडेंट का केस है, क्योंकि डिपेंडेंट के केस के अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड लिखा होता है। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड नहीं है तो कुछ इसके सिनोनियम वर्ड यूज़ करके केप्ट असाइड या इस तरह का ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है, जिससे ये शो होता है कि ये क्वेश्चन के अंदर ये जो कार्ड या ये वैल्यू सेलेक्ट की गई है वो अब नेक्स्ट के अंदर रोल नहीं लेगी। जब वो नेक्स्ट में रोल नहीं लेता
तो उससे क्या होता है आपके पास टोटल में से भी एक कम हो जाता है और जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसमें से भी एक नंबर कम हो जाता है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना होगा NS 52 कार्ड में से C1 52। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 कार्ड्स, लेकिन मैं एक कार्ड को ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 1 बाय 1 पहले आपके पास इवेंट ए के लिए 52 C1 बनेगा, फिर इवेंट बी के लिए 52 C1 बनेगा। इवेंट ए आपके पास कह रहा है डायमंड आपको पता है कितने होते हैं? डायमंड होते हैं 13। तो आप लिखेंगे NA 13C1, तो NA आ जाएगा 13। इसी तरह से NS दोबारा आप देख सकते हैं 52C1 52, लेकिन ये कह रहा है रिप्लेस कर दिया आपने अपने कार्ड को, वापस से वहाँ पे रख दिया, इसलिए 52 आया। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड होता तो आपके टोटल कार्ड में से एक कार्ड आप कम कर देते और उसको कर देते 51। इसी तरह से इवेंट बी के लिए जब हम बात करेंगे, इवेंट बी में 13C1 होगा। क्यों 13C1 होगा? क्योंकि यहाँ भी ये जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया था डायमंड का, वो आपने वापस से रिप्लेस कर दिया। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर रिप्लेस्ड हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट का केस होगा PA मल्टीप्लाई बाय PB। PA मल्टीप्लाई PB का मतलब हो जाएगा, PA का मतलब है 13/52 मल्टीप्लाई बाय 13/52, तो ये आ जाएगा 1/4, ये भी आ जाएगा 1/4, इट्स मीन 1/16 आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं विदाउट रिप्लेसमेंट जब लिखूंगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो आपको बताते हैं। जी स्टूडेंट, अब दोबारा मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर ज़रा सी स्टेटमेंट को चेंज किया और क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है बोथ आर डायमंड्स इफ फर्स्ट कार्ड इज विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर फर्स्ट कार्ड को आप रिप्लेस नहीं करते तो आपका जो क्वेश्चन है वो इनडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में चला जाएगा। अब क्या होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे 52C1 तो 52 आ जाएगा, इवेंट ए सेम रहेगा 13C1। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगी कि आपके पास जब आप NS दोबारा निकालेंगे तो आप 51 कार्ड रह गए। क्यों 51 रह गए? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट जो कार्ड आपने सिलेक्ट कर लिया उसको आपने साइड पे रख लिया, अब आपके टोटल कार्ड बन जाएंगे 51। अच्छा, फिर आपके पास जो इवेंट बी होगा वो डायमंड की बात हो रही है। पहला कार्ड आपके पास डायमंड था और आपने उसको जब सिलेक्ट करके बाहर रख दिया, आप कितने डायमंड बच जाएंगे? 12C1 12। लेकिन इसको आप लिखेंगे NB/A। NB/A लिखने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये डिपेंडेंट को शो कर रहा है कि B जो है वो A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जब B A के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो आपको ये बात याद रखनी है। तो B/A आपको बता दिया कि ये शो कर रहा होता है कि B जो है इवन A के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो NB आपके पास आ जाएगा 12। अब आप जब अपने क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर आप PB/A लिखेंगे, और PB/A का मतलब ये नहीं कि आप B की प्रोबेबिलिटी को A से डिवाइड कर लें, बल्कि आपको सिंपल PA का आंसर हो जाएगा 13/52, क्योंकि 13 में से आप 52 को आपने डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करेंगे आप B के अंदर जो इसके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 12 और डिवाइड बाय 51। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, और 12 के टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 4 3 ज़ा और 4 3 ज़ा 4 के टेबल में नहीं कैंसिल होगा, तो 3 के टेबल में 3 4 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, तो 4/68 आएगा। ये 4 कैंसिल होके 1/17 इसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। जी स्टूडेंट, अब ये हमारे
आज का लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अ बैग कंटेन्स 5 रेड चिप्स एंड 2 वाइट चिप्स। 2 चिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 बाय 1। हमारे पास 1 बाय 1 जब इस चीज़ को निकालेंगे तो ये एक आपको हिंट देगा, ये म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अंदर म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर वहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड है और सेकंड वाइट है। अब इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास इवेंट जो होगा उसके अंदर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो कैसे पता चलेगा? तो बेटा ऐसी ओपन स्टेटमेंट में क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन की क्लियर फ्रेज के अंदर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट की बात हो जाएगी, या आपके पास कोई स्टेटमेंट होगी। जब कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो फिर हमें क्लियर नहीं होगा कि ये क्वेश्चन डिपेंडेंट इवेंट का है या इंडिपेंडेंट का। तो आपके पास ये जो फाइंड द 1 बाय 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट बॉल इज़ रेड एंड सेकंड इज़ वाइट, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगी लाजमी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो डिपेंडेंट इवेंट की कुछ स्टेटमेंट होगी। अगर ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है तो क्वेश्चन फिर दोनों साइड पे ओपन हो जाएगा, डिपेंडेंट भी हो जाएगा और इंडिपेंडेंट भी। तो फिर एग्जामिनर का मतलब ये हो जाएगा कि आपने एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कम्प्लीटली राइट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखें। सबसे पहले हम NS की बात करेंगे। टोटल कितनी चिप्स हैं? 5 + 2 7C1, 7 आ जाएगा। इसने कहा फर्स्ट जो होगी वो रेड होगी, तो NA आपके पास हो जाएगा 5C1 5। फिर आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है तो ये आ जाएगा 5/7। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम स्टार्ट करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से, विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने क्वेश्चन को चेंज किया। पूरे क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जिससे पता चले ये विदाउट रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिसके अंदर ऐसी कन्फ्यूजन थी जो बच्चों को अक्सर रहती है। दूसरी NS के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट के वक्त एक जो आपके पास चिप है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक रेड चिप आपने निकाली और उसे केप्ट असाइड, उसको साइड पे रख दिया। अगर केप्ट असाइड का स्टेटमेंट होगा तब भी आप विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह केप्ट असाइड भी एक ही बात हो जाएगी। तो इसका NS हो जाएगा 6C1 और NB/A जो हो जाएगा, क्योंकि B A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो हो जाएगा 2C1। 2 इसलिए कि 2 वाइट्स बॉल थी, लेकिन पहली बॉल जो थी वो रेड आई थी, इसलिए 2 वाइट बॉल उस बैग के अंदर, सॉरी बॉल नहीं, 2 वाइट चिप्स जो थी उसके अंदर पहले से मौजूद थी। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी PB/A 2/6, तो इसे आप कैंसिल करके 1/3 लिख सकते हैं। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ PA/B, PA मल्टीप्लाई PB 5/7 मल्टीप्लाई 1/3 5/21 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह उसको फ़ौरन से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।